क्योंकि बाबा साहब ने खुद ही जो राजनीतिक आरक्षण है उसके बारे में कहा था कि संविधान के 70 साल लागू होने के बाद आरक्षण जो है, जो कौन सा राजनीतिक वाला जो विधेयक और सांसद उसको 10 साल में भी बंद करने के लिए भी कहा था। 10 साल के लिए कहा था, फिर बाद में बोले 70 साल तक, जो जिस दिन 70 साल संविधान लागू हो जाएगा उस दिन उसको समाप्त कर दिया जाए। साथियों नमस्कार, डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार ढीडी साहब से। ढीडी साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत शुरू करूं, आपको बताना चाहूँगा कि भाई वीरेंद्र कुमार ढीडी जी जो है वो नकुल देव जो ढीडी हैं, काफ़ी प्रसिद्ध जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, उनके पोते हैं। और ये जो हैं अम्बेडकरी आंदोलन को लेकर के, बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन को लेकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं, मूवमेंट को लेकर के सामाजिक काम कर रहे हैं। तो आज इनसे ही इनके बारे में बातचीत करेंगे और इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे इन गतिविधियों के बारे में। तो वीरेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? साथियों को जय सतनाम, जय भीम। जय सतनाम। मेरा ग्राम भोरिंग है। उस समय थाना तुंगांव, तहसील महासमुंद और जिला रायपुर हुआ करते थे, अब जिला महासमुंद हो गया। और मेरी उम्र 60 साल कंप्लीट हो चुकी है। मेरा शुरुआत जो पढ़ाई हुआ 7वीं कक्षा तक गांव भोरिंग में हुआ। 8वीं में से 11वीं तक मैं रायपुर चला आया और 11वीं बाद में डिप्लोमा करने की रोड़ीमर का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज रायगढ़ चला गया। और रायगढ़ से जब वापस आया तो 90 में मेरी तकनीकी सहायक दूरसंचार के रूप में नौकरी लगी। उसके बाद मैं 1998 में कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी हो गया। उसके बाद 2004 में सब डिविजनल इंजीनियर हो गया और 2020 में गवर्नमेंट के सरकार की जो नीति थी वीआरएस देने की, उस नीति के तहत मैंने भी वीआरएस ले लिया और आज मैं स्वतंत्र हूँ। और जहाँ तक कुछ विचारों का संबंध है तो मेरा परिवार ही ऐसे रहा है कि बचपन से मैं हमेशा देखते रहा, सामाजिक रूप से जुड़ाव रहा और लोग आते थे समाधान करने, सामाजिक स्थिति की, राजनीतिक स्थिति का समाधान करने दादाजी के पास आते थे। दादाजी के पास जब उस समय जब उनका देहावसान हुआ, परिनिर्वाण हुआ, उस समय मैं 11.5 वर्ष का था, इसलिए बहुत सारी गतिविधियों को मैं जानता था। गांव में इतना अत्याचार होता था सतनामी के ऊपर, उसको लड़ते थे, कानूनी सलाह देते थे, खुद भी जा कर के सामने खड़ा होकर के सभा सोसाइटी करके लोगों को सुरक्षा देते थे। और इसी तरह से महासमुंद के इलाके में देखेंगे शोषण के खिलाफ बहुत कम हुआ है उस आंदोलन के तहत। और अपने बुलंद आवाज़ को हमेशा आगे लाए हैं समाज के लिए, क्योंकि ये जानते कितने भी मतलब आदमी बड़े रहे, कुछ भी रहो, लेकिन ये इस समाज में, भारतीय समाज में जो निर्माण है, वर्ण व्यवस्था का जो रूप है, जातिवाद का जो रूप है, वो भारत के लिए सबसे खतरनाक है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है सबसे नीचे तबके के लोग जो रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज भी रहा है और कई अन्य समाज रहे। चूँकि जिस समाज में मैं संबंधित रखता हूँ उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा। तो इस तरह से जो सामाजिक आंदोलन के जो रूप है, बचाव करने के लिए कैसे सुरक्षा दिया जाए समाज को, इसके बारे मैं लड़ते देखा उस एरिया को, क्योंकि मेरे परिवार के लोग ही लड़ते थे। मेरे चाचा जी वो करते वकील साहब जो नकुल रेड्डी के दूती पुत्र थे, मेरे पिताजी पहले थे, तो उन्होंने पूरा वकील थे तो वो सुरक्षा प्रदान करते थे
और उन्होंने छत्तीसगढ़ सतनामी मुक्ति केंद्र एक संस्था है, उनका निर्माण भी किया 1987 में, जो आज भी जीवित है। और अभी पिछले 7-8 महीने से मुझे अध्यक्ष उसका नियुक्ति किया गया छत्तीसगढ़ सतनामी मुक्ति केंद्र का, और उस माध्यम से चलते रहा गतिविधियां पे। मेरा जहाँ तक विचार है कि बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध और गुरु बाबा घासीदास, ये वैचारिक क्रांति जो है, भिन्नता नहीं इनमें, लोग भले भिन्नता करते हैं, उनकी इस नासमझ की कमी है। बुद्ध ने जो बात कहा वही बात जो है लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और वही बात को कबीर भी बोलते हैं, कबीर साहब भी बोले हैं, गुरु घासीदास भी बोलते हैं, गुरु घासीदास जी भी बोले। सभी लोगों ने केवल एक स्वर में बोलते हैं। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं लोगों को कि तुम जैसे सतनामी की ही बात करते हो, ऐसा नहीं। मैं तो कहता हूं बुद्ध पहले सतनामी थे जो आवाज उठाया। बिल्कुल, आप देखेंगे जो सतनामियत की बात बुद्ध कर रहे हैं, वही बात को बाबा साहब ने कहा, गुरु बाबा घासीदास जी ने कहा, और संत कबीर ने भी कहा, संत गुरु नानक जी ने कहा, नकुल डीडी जी ने ये बात कहा अपने प्रचार के मामले में। तो ये चीज कोई अलग नहीं है, लेकिन लोग जो है इसको भिन्नता मानते हैं। हम जैसे किसी के पास जाएंगे तो आप तो बुद्ध को मार रहे हो, कहेगा कि ये बाबा साहब की तरफ क्यों जा रहे हो। ये आपस में समझ ये समझना पड़ेगा लोगों को कि सब एक ही है, और ये चीज को जानना पड़ेगा लोगों को। और ये चीज इसलिए कहते हैं, उसके कारण यह है, हमारे जो लोग हैं वो अध्ययन नहीं करते, उसको जानकारी नहीं है, और किसी चीज को पढ़ते नहीं है, तो वो किसी ने कोई चीज ला के कह दिया कि ये ऐसा हुआ है, उसी को सत्य मान लेते हैं, और वो उसके पूरे नीचे स्तर पर जाकर के अध्ययन नहीं करते क्या है। घासीदास जी के सिद्धांत जो है उसके बारे में जब प्रचार जब करेंगे और उनके बारे जब व्याख्या निकलती है, तो वो कोई बुद्ध से अलग नहीं है। बिल्कुल, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से अलग नहीं है। आप क्या, संविधान की जो रचना हुई उसमें तमाम जो है समानता की बात कहाँ लिखा है? वो किससे आया? बुद्ध से, गुरु बाबा घासीदास जी से। बिल्कुल। तो पढ़ने लिखने का अधिकार कहाँ से आया? आप शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बात जो है संविधान में ही अगर खोजेंगे एक चीज को, तो संघर्ष करने की बात अलग मिलेगा आपको, है, और आपको संगठित रहने की बात अलग मिलेगा, शिक्षा की बात अलग मिलेगा। तो आप देखेंगे ये चीज लोग दिग्भ्रमित करते हैं। आने वाला समय में रिपब्लिकन पार्टी जब खत्म हुआ, लगभग समाप्ति की ओर हो गई, शून्य हो गई, जो बाबा साहब के जाने के बाद से लोग ने सही उनको उत्तराधारी अधिकारी उनको थाम नहीं सके, पकड़ नहीं सके। तो मान्यवर काशीराम साहब जी ने इसको एक निकाले। मैं तो शुरू से बचपन से DS4 में था, स्टूडेंट लाइफ में, और DS4 था रायगढ़ में। हमने रत्नाकर जी के साथ मिलकर के हमने साइकिल रैली करवाए थे। धनीराम बंजारे जी आजकल जो संविधान पूरा पढ़ने को सिखा रहे छत्तीसगढ़, उनका बहुत बड़ा योगदान है। गांव-गांव में संविधान पढ़ो करके वो पढ़ा रहे, वो हमारे साथी थे। आज देखिए वो भी पीछे हट गए, लेकिन वो एक चला रहे तरह का काम कर रहे हैं, संविधान को ही केंद्रित कर। उन्होंने मुझे कहा एक दिन कि लोग संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान की बात को नहीं मानते। जैसे कोई मंत्री है, विधायक है, या कोई भी प्रधानमंत्री जो भी हो, वो संविधान का तो शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान के बारे जानते नहीं वो, और ना मानते हैं, न मानते हैं, न उनके अनुच्छेद को पता है उनका, न उसका और कुछ भी जितने भी है लिखा है उसे कुछ पता नहीं है, अनुसूचिया पता नहीं है। तो कम से कम उसके बारे तो पता होना चाहिए। कई बार बयान भी जो है वो संविधान के खिलाफ दे देते हैं। हाँ। ये भी मतलब तो उसका कारण यही है कि शिक्षा का जो है, संविधान की जो शिक्षा है वो उन तक नहीं। इसीलिए बाबा साहब ने एक बात कहे अपने लाइफ में कि देखिए, मैं आज इस संविधान को लिख रहा हूँ और ये दे रहा हूँ भारत सरकार को, जनता के लिए समर्पित कर रहा हूँ। ये इसमें, और जब बाहर जब जाएंगे, वास्तविक समाज की दुनिया में जब आप कदम रखेंगे और जाएंगे, तो दोनों विशाल अंतर मिलेगा आपको। एक तरफ मैं कहूँ तो समानता है पूरा लोग, लेकिन जब जाओगे तो पूरी समाज बटे हुए मिलेंगे आपको। वहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, वहाँ लड़ना पड़ेगा आपको समानता के लिए। मैं लिख तो दिया समानता है, लेकिन वो समान नहीं रहेगा। मैं तो दे दिया शिक्षा आपको प्राप्त करना है, हर व्यक्ति को शिक्षा के अधिकारी है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा के लिए आपको रोकेंगे।
लड़ना पड़ेगा आपको। ये बात जो है वो बाबा साहब ने कहा। लेकिन हमारे लोग क्या है, हमारे लोग जो है खाली अंधविश्वास, किसी बात में, क्षणिक बातों में आकर के आवेश में आ जाकर के उल्टा पुल्टा काम करते हैं। इसलिए विकास की गति आगे नहीं हो रही। हमारे देखिए आरक्षण के बदौलत क्या हुआ, आरक्षण नहीं होता तो आज हम अब जो है इस जगह नहीं होते, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आरक्षण का लाभ क्या हुआ, आज हम सुंदर पैंट शर्ट पहने सुंदर घर में रह रहे हैं, बढ़िया एक अच्छे मतलब स्थिति की जिंदगी जी रहे हैं। तो इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। लेकिन पढ़ कहाँ रहे हैं, आदमी पढ़ नहीं रहा है, बल्कि दिन से लेकर के नवयुवक खाली व्यसन में रंगे हुए हैं। पढ़ना लिखना तो दूर, तलवार भानते हैं। तलवार से आपका, जैसे आप कलम तो चलाना सीखो, तलवार चलाने से क्या होगा, तलवार जहाँ चलाना होगा वहाँ चला लेना। आप कुछ को आप थोड़ी कहना कि तलवार मत चला, जहाँ चलाना हो चलाना। लेकिन अभी तो आपको जरूरत पड़ने की लिखी। जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, किसी चीज़ को समझोगे नहीं, तो आपका स्तर कैसे बढ़ेगा। आज जो स्थिति शेड्यूल कास्ट की पूरे भारत में बनी, अच्छी स्थिति में आकर के खड़े हुए हैं, वो पढ़ने की बदौलत हुई। कोई तलवार की बाजी थोड़ी हुआ, नहीं हुआ, शिक्षा और कलम से हुआ है। हम शिक्षा को ग्रहण किए, लेकिन अब क्या है देखिए, दूसरे लोगों का बड़ा इसमें खतरनाक स्थिति क्या है कि वो जो आंदोलन, जो शिक्षित हो रहा है उसको देख नहीं पा रहा है। उनकी भी मजबूरी है। मैं नहीं कहता दूसरे तरफ से देखा जाए, हम 5000 साल से हम शोषित रहे हैं, तो अगर आज के बच्चे उनका मेरिट जैसे आ रहा है उनमें, और वो नहीं लग पा रहा है, तो उनको विद्वेष करते हैं। किससे, शेड्यूल कास्ट के लोगों से। उनके लोग समझना चाहिए कि जिस समाज का हमने 5000 साल से दोहन किया है, शोषण किया, दोहन किया है, तो वो आज हम 40-50 साल से आरक्षण के दे रखे हैं। और जो हजारों साल से आरक्षण लिए हुए हैं, उनका क्या बताइए। आरक्षण तो पूरी आपके आरक्षण, पूरा मनुस्मृति, पूरा जो धार्मिक ग्रंथ है एक प्रकार से, वो अपर क्लास को आरक्षण देने वाला ही है। भाई आप सब जगह मंदिर पुजारी कौन रहेगा, तो ये फलाना जाति रहेगा। राज कौन कर रहेगा, तो ढकाना जाति रहेगा। व्यापार कौन करेगा, तो ये आरक्षण किस तरह। हमारे बाबा साहब ने आरक्षण तो संविधान में दिया, लेकिन उसके पहले उसको तोड़ने के लिए। लेकिन आरक्षण जो दिया वो तो देखा जाए, वो तो भारतीय समाज में पहले से था, मनुस्मृति के अनुसार पे देखा जाए तो, और जितने भी धार्मिक ग्रंथ में। तो इसलिए मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझे। जब तक नहीं पढ़ेगा, कुछ भी हो आपको पढ़ाना जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो आपका भविष्य आगे नहीं बढ़ेगा। और पढ़ोगे तभी आप किसी चीज़ को जान पाओगे और किसी चीज़ के आगे बढ़ पाओगे। अब तो आरक्षण भी खत्म हो सकता है, देर एंड देयर, कोई ज़्यादा दिन टिक सकता है, ये बिल्कुल मैं नहीं कहता कि बहुत जल्दी है जो, क्योंकि देखिए पहले तो चुप थे, अब धीरे धीरे आरक्षण के विरोध में आने लगा, अब ज़्यादा उसका रूप धारण करने लगा आरक्षण के खिलाफ। तो इसका मतलब यह है देन एंड देयर, अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद ये मान के चलिए, कुछ समय के बाद आरक्षण को भी एकदम खत्म किया जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने खुद ही जो राजनीतिक आरक्षण है उसके बारे में कहा था कि संविधान के 70 साल लागू होने के बाद आरक्षण जो है, जो कौन सा राजनीतिक वाला जो विधेयक और सांसद उसको 10 साल में भी बंद करने के लिए भी कहा था, जो 10 साल के लिए कहा था। फिर बाद में बोले 70 साल तक, जो जिस दिन 70 साल संविधान लागू हो जाएगा उस दिन उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन लोग जो है अपने हिसाब से उसको 10-10 साल बढ़ाते रहते हैं। तो आप ये मान के सोचिए खुशहाल जी, ये आज नहीं कल इसको बंद कर सकता है, क्योंकि इतना विद्रोह आ रहा है। और दूसरी चीज और मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारे समाज जयंती के अवसर पे मैं मुख्यमंत्री जी को ये मैं कहना चाहूँगा और उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बलौदाबाजार कांड में जो लोग निर्दोष हुए हैं, 187 लोग जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, आप जो गलती किया उसको तो आप पकड़िए, सजा दीजिए, हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जो उसको निर्दोष, जैसे लोहाड़ी कांड में जैसे आपने किया 23 लोगों को छोड़ दिया, उसी तरह हमारे सतनामी समाज के कम से कम कुछ लोग जो निर्दोष है, जिसके केवल दिख रहा होगा आंदोलन में और कोई विध्वंसक कार्य में उनकी भागीदारी नहीं है, ये उसको छोड़ने की कृपा करें। ऐसा मैं अनुरोध के साथ जो है मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात आपने की, शॉर्ट में और संक्षिप्त में पूरी बातों को आपने कम से कम पूरा ले लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगले हफ्ते फिर हम किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, जय सतनाम।